जय हिंद स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह 5वां क्वेश्चन है। इससे पहले के 4 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए वह अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। यह 5वां क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आप लोगों को 2 क्वेश्चन और मिलेगा, ठीक है। जीएसटी से एक जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज ही हम लोग अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को परीक्षा में काफ़ी मदद मिल सके। क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन है, पूंजी लाभ से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है, या इसको इस ढंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयकर अधिनियम में प्रयुक्त लाभ शब्द से आप क्या समझते हैं, पूंजी लाभ से मुक्ति के संबंध में क्या नियम है। तो आइए हम देखते हैं, समझते हैं जो पूंजी लाभ क्या होता है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयकर अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, यानी कि इनकम टैक्स का जो लॉ है उसमें 45 धारा में यह बताया गया है जो गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से, हस्तांतरण का मतलब होता है हम उसको किसी दूसरों के हाथों बेच देना, बेच लेना, ठीक है। पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ माना जाएगा। मतलब अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो अगर हमारे पास कोई एसेट है, उस एसेट को हम बेचते हैं तो उस सेल से हमें जो लाभ होगा वो पूंजी लाभ होता है। अब यहाँ पे यह ध्यान रखने वाली बात है, जो पूंजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो पूंजी मेरा संपत्ति हो, वो मेरे व्यवसाय का स्टॉक ना हो। अगर हमारे पास ट्रक है, हमारे पास कोई ज़मीन है, उसको हम अगर बेचेंगे तो मेरा कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। लेकिन मेरा अगर ट्रक का एजेंसी है, मैं ट्रक बेचने का कारोबार करता हूं, तब वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, ना कि कैपिटल गेन में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूंजी संपत्ति से आशय यही समझाया गया है। जो पूंजी संपत्ति होता क्या है, पूंजी संपत्ति से आशय किसी करदाता की किसी भी प्रकार की संपत्ति से है, जो चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा नहीं। पूंजी संपत्ति चल अथवा अचल हो सकती है, यह स्पर्शनीय अथवा अस्पर्श भी हो सकती है। पूंजी संपत्ति में ख्याति, पट्टेदारी के अधिकार, आभूषण, मकान, कृषि भूमि, कंपनी के अंश, निर्माण करने का लाइसेंस आदि शामिल है, किंतु निम्न संपत्तियां इसमें शामिल नहीं है। व्यापार से संबंधित रहतिया आपको पहले ही समझा दिया हूं, जो स्टॉक होगा वो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, ना कि कैपिटल गेन में। उपभोग सामान, व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तु जैसे पहनने के वस्त्र, घरेलू बर्तन, फर्नीचर, मोटर कार, गोल्ड बॉन्ड्स, भारत में स्थित कृषि भूमि, स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल गेन में नहीं आता है। अगला टॉपिक है हस्तांतरण का आशय। ये आपको मैं शॉर्ट में समझा दिया हूँ। अब जो ये गेस में क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पूंजी संपत्ति के संबंध में हस्तांतरण से आशय संपत्ति की बिक्री, विनिमय, संपत्ति को छोड़ देना, पूंजी संपत्ति के रहतिये में परिवर्तन करना, स्वामित्व के अधिकार समाप्त होना आदि से है। अगर सिंपल सा बात अगर समझें तो अगर हम अपने संपत्ति को किसी दूसरों के हाथों बेचते हैं तो उसमें जो हमको प्रॉफिट होता है वही कैपिटल गेन होता है, ठीक है। अगला है गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। पूंजी लाभ को उसी गत वर्ष में अर्जित मानते हैं जिसमें कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया, अर्थात जिस वर्ष संपत्ति का हस्तांतरण किया गया है उसी वर्ष का लाभ उन्हें माना जाएगा, ठीक है। इस परिभाषा के अंतर्गत पूंजी लाभ में 2 बातें महत्वपूर्ण है। पहला पूंजी संपत्ति, दूसरा हस्तांतरण, यानी कि पूंजी वो इस हेड के अंतर्गत आएगा, संपत्ति इस हेड के अंतर्गत आएगा, और दूसरा हस्तांतरण। पूंजी लाभों के लिए एक तो पूंजी संपत्ति और दूसरा हस्तांतरण दोनों का होना जरूरी है। एक व्यवहार में यदि हस्तांतरण तो है लेकिन पूंजी संपत्ति नहीं है, अथवा पूंजी संपत्ति तो है लेकिन उससे संबंधित व्यवहार हस्तांतरण की श्रेणी में नहीं आता है, तो उससे होने वाला लाभ जो होगा वो पूंजी लाभ नहीं कहलाता है। मतलब सबसे पहला चीज है जो संपत्ति होना चाहिए और दूसरा उसका हस्तांतरण होना चाहिए। ये दोनों टर्म जब फुलफिल होगा तभी उसे हम पूंजी लाभ बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है पूंजी लाभ, यानी कि टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स। आयकर की दृष्टि से पूंजी लाभ 2 तरह के होते हैं, एक होता है अल्पकालीन और दूसरा होता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन मतलब हमारे पास संपत्ति आया एक कम अवधि के लिए, एक छोटे से अवधि के लिए, और उसको हम हस्तांतरण कर दिए, तो उससे जो लाभ होता है वो होता है
अल्पकालीन मतलब थोड़े ही समय के लिए, दीर्घकालीन का मतलब होता है जो संपत्ति को हमने बहुत दिनों तक रखा। ठीक है, अगर समय की बात करें तो जनरली 36 माह के भीतर अगर हस्तांतरण हो जाता है तो अल्पकालीन के अंतर्गत आता है, और 36 माह से अधिक अवधि पे होता है तो दीर्घकालीन के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ ऐसे, ये मोटा मोटी मैंने बताया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसको 24 महीना में अल्पकालीन उसके बाद दीर्घकालीन मान लिया जाता है। ठीक है, तो आयकर की दृष्टि से पूंजी लाभ दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन व दीर्घकालीन। ऐसी संपत्ति जिसको 36 महीने से कम समय के लिए रखकर बेच दी हो तो इस प्रकार के लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहेंगे। इसके विपरीत संपत्ति जब 36 महीने या अधिक रखकर बेची जाती है तो ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण पर होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूंजी लाभ कहा जाएगा। अंशों, सूचीकृत प्रतिभूति यूनिटों की दशा में यह अवधि 12 माह, कुछ का 24 माह भी है। ठीक है, तो आपको थ्योरी में उतना डिटेल्स में जाना नहीं है, आपको जो पता है उतना आपको लिख देना है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो ये लिखूँ नहीं लिखूँ, क्या होगा नहीं होगा, आपको स्टार्टिंग सही से कर देना है। सही से आप स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आपको जो मन में आए वो लिख देना, सब का सब सही होगा। ठीक है, चलिए पूंजी लाभ की गणना हम कैसे गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स मतलब आपने उस एसेट को कितना में ट्रांसफर किया अर्थात बेचा है, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस को घटा देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा नेट कंसीडरेशन। ठीक है, उसमें से आपको घटाना है नेट कंसीडरेशन निकालने के बाद घटाना क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है आपने जो संपत्ति हस्तांतरण किया है उस संपत्ति को आपने कितना में एक्वायर किया था, प्राप्त किया था। ये अगर शॉर्ट टर्म है यानी कि अल्पकालीन है तो इसमें तो एक्विजिशन निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो लिखना ही पड़ेगा लेकिन इंडेक्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे मैं समझा रहा हूँ जो इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इनको घटाने के बाद जो आंसर आएगा वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए बताया ही गया है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट की बात नहीं है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पशन है, जैसे अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54EC, 54F, बहुत सारे डिडक्शन है। आपको उतना डिटेल्स में लिखना नहीं है, आपको शॉर्टकट में लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। आइए अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम देखते हैं। सेल प्रोसीड में से सेल एक्सपेंस घटा देंगे, नेट कंसीडरेशन निकल जाएगा। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है। इंडेक्स कॉस्ट क्या होता है ये समझ लीजिए। इंडेक्स कॉस्ट जो होता है, इंडेक्स कॉस्ट वो निकालता है आपने एसेट को कितना में परचेज किया, वो ऊपर में लिखना है, गुना कर देना है कि उस प्रेजेंट ईयर का क्या वैल्यू है बट्टा जिस ईयर आपने खरीदा उस ईयर क्या वैल्यू है। ठीक है, ये इंडेक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब संपत्ति का प्राप्ति मूल्य गुणने करंट ईयर का मूल्य, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में। और इसमें तो बहुत आसान है पिक करना, क्योंकि जिस ईयर का आपको इंडेक्स करना है उस ईयर का ही दिया रहता है। बुक में तो एक लिस्ट में सभी ईयर का दिया होता है, तो वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है। नहीं, एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको लेस करना है अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54ED, 54F, 54G, इस प्रकार से जो प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अपवाद ये है, अपवाद सूचकांक प्राप्त करने की लागत और सूचकांक सुधार करने की लागत के प्रावधान बॉन्ड्स अथवा ऋण पत्रों के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर लागू नहीं होंगे, परंतु सरकार द्वारा निर्गमित सूचकांक बॉन्ड्स के विक्रय पर लाभ की गणना के लिए प्राप्ति की लागत की सूचकांक लागत ज्ञात की जाएगी। चलिए स्पष्टीकरण, ये वही मैं बताया, प्राप्ति की लागत गुने संपत्ति के विक्रय वाले वर्ष का लागत सूचकांक बट्टा जिस प्रथम वर्ष में संपत्ति क्रय किया गया था। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा अगर आपने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2001-2 का जो मूल्य है वो 100 है, 2-3 का 105 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है और परीक्षा में आपको लिखना भी नहीं है। ठीक है, कर मुक्त पूंजी लाभ का भी बात था प्रश्न में, अब देख लेते हैं कर मुक्त पूंजी लाभ क्या होता है। देखिए, ऐसी संपत्तियां जिसका हस्तांतरण किया गया हो और उसका प्राप्ति की लागत शून्य हो। यदि कोई संपत्ति पूर्वजों को पुरस्कार के रूप में प्राप्त होती है और वे उसे अपने किसी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर देते हैं, उत्तराधिकारी द्वारा जब ऐसी संपत्ति का विक्रय किया तब उस पर होने वाला पूंजी लाभ कर मुक्त होगा। ठीक है, ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण जिनकी प्राप्ति की लागत शून्य हो, मतलब अपने पूर्वजों से प्राप्त किया गया धन। दूसरा है ऐसी संपत्तियों का हस्तांतरण जिन्हें पूंजी संपत्ति नहीं माना जाता है। अगर पूंजी संपत्ति माना ही नहीं जाता है तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, उसमें ये व्यापारिक रहत या निजी प्रयोग की वस्तुएं, भारत में स्थित कृषि भूमि जो सारी क्षेत्र में स्थापित हो,
भारत में स्थित ऐसी कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्र में स्थापित नहीं है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित राष्ट्रीय सुरक्षा बॉन्ड, विशेष धारक बॉन्ड, ये सब इसमें आता है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है निजी प्रयोग वाले निवासीय मकान संपत्ति के विक्रय पर पूंजी लाभ, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, और चौथा जो है वो है कृषि भूमि के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजी लाभ। कृषि आय भी फ्री होता है। ठीक है, ये अगर क्या होता है तो अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो एग्जाम्पशन भी हो जाता है। ठीक है, औद्योगिक उद्यम की भूमि एवं भवन के अनिवार्य अधिग्रहण में पूंजी लाभ, विशिष्ट बॉन्ड में विनियोजन, कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण में पूंजी लाभ। ठीक है, यदि प्राप्त प्रतिफल रिहायशी मकान में विनियोजित कर दिया जाए, 54F के अनुसार एक व्यक्ति अथवा अन्य कोई दीर्घकालीन रिहायशी मकान के अथवा अन्य कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया गया तो एक अनुपातिक जो है इसमें फ्री हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो बने रहें इस चैनल के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।